यदि इकोनॉमी में बात की जाए कि सबसे ईजी और हाई स्कोरिंग टॉपिक कौन सा है तो वो है बाह्य क्षेत्र, क्योंकि पिछले 10 सालों में यहाँ से 46 से अधिक पर्सन पूछे गए हैं और ये काफ़ी इजी होते हैं। पर्सन नॉर्मली अपने बेसिक या कॉमन सेंस के आधार पर अपन इसको सोल्व कर पाते हैं। काफ़ी छोटा टॉपिक है क्योंकि इसके अंदर भुगतान संतुलन आता है और फिर चालू खाता वर्सेस पूंजी खाता का मुख्यतः इनका अंतर पूछती रहती है यूपीएससी। एफडीआई और एफपीआई के बारे में पूछती है, अपन आज इनको भी तैयार करेंगे। साथ में जो कौन कौन से क्षेत्रों में एफडीआई नहीं लागू हो सकती या कौन से क्षेत्रों में कितनी प्रतिशत एफडीआई अनुमानित है। एफडीआई के स्रोत कौन कौन से हैं, कौन से देश से सबसे ज़्यादा आ रहा है और कौन सा अपन राज्य में एफडीआई ज़्यादा आ रहा है, तो वो सभी आज क्लियर करेंगे। रेमिटेंस के बारे में अपन देखेंगे, व्यापारिक भागीदारी के बारे में देखेंगे, जहाँ से यूपीएससी पर्सन पूछ सकती है, वो टॉपिक आज कंप्लीट करेंगे। और जो ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के तहत आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक वगैरह, डब्ल्यूटीओ वगैरह हैं, इनको भी तैयार करेंगे। पीटी के अकॉर्डिंग तैयार करेंगे ताकि अपने 2026 में यदि पर्सन आए तो अपन यदि 4% के समथिंग आते हैं तो अपन 3% आसानी से अटेंड करवाएंगे कम से कम। तो देखो बाह्य क्षेत्र यानी एक तरह से अपने अब तक की इकोनॉमी में बात कर लिया कि भारत के अंदर की इकोनॉमी कैसे है, मतलब अपने घर का वित्तीय खाता किस प्रकार का है। अब बात करेंगे अपना घर का अपने पड़ोसी के साथ किस प्रकार का है, यानी भारत का अपने विदेशी देश हैं उनके साथ किस प्रकार के संबंध होते हैं। उसमें देखो सबसे पहले जरूरी होता है ना कि कोई दो देश हैं, जैसे ये हो गया अपना भारत और ये हो गया यूएसए। अब इन दोनों के मध्य जो भी संबंध होगा, वित्तीय संबंध, रुपए का लेन देन या कोई भी व्यापार में आयात निर्यात का लेन देन, तो दो स्थिति बनेगी, या तो भारत ज़्यादा निर्यात कर रहा है या फिर यूएसए ज़्यादा निर्यात कर रहा है। और इन सबको मैनेज करने के लिए अपने पास एक खाता तो होना चाहिए ना, जहाँ पर अपने पास रुपए हों, क्योंकि अपन विदेशी मुद्रा के तहत ही तो वो लेन देन कर पाएंगे। तो भुगतान संतुलन यही है कि एक वर्ष में आयात और निर्यात का आर्थिक लेन देन, यानी एक साल में अपन किसी दूसरे देशों से या संस्थाओं से जो भी लेन देन किए हैं ना एक साल में, उसको बोलते हैं भुगतान संतुलन। इसका नॉर्मली कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। क्यों होना चाहिए 0? देखो मैंने यूएसए को 100 रुपये का सामान बेचा, यूएसए ने मुझे 100 रुपये का सामान बेचा, तो मतलब स्थिति दोनों के लिए बराबर की है। मैंने यूएसए को 200 रुपये का सामान बेचा और बदले में यूएसए ने केवल 100 रुपये का बेचा, तो यूएसए को कितना घाटा हो रहा है, 100 रुपये घाटा। 100 रुपये क्यों हो रहा है? पहले तो 100 का जब दोनों लेन देन कर रहे थे तो भारत अपना 100 रुपये का सामान के बदले में जो डॉलर प्राप्त हो रहा था, यूएसए को भी अपने 100 रुपये के सामान के बदले में डॉलर प्राप्त हो रहा था, तो ये बराबर था, एक दूसरे को ये पेमेंट कर पाते थे। लेकिन अब भारत 200 रुपये का सामान यूएसए में निर्यात कर रहा है और यूएसए केवल 100 रुपये का, तो अंतर कितने आ गया, 100 रुपये का। अब तो 100 रुपये की जो डॉलर होगी ना, वो यूएसए को अपने विदेशी जो खाता है ना वहाँ से भुगतान करना पड़ेगा, यानी जो अपना बचत कर रखा था उससे भुगतान करना पड़ेगा, क्योंकि घाटे में जा रहा है। तो इसलिए बैलेंस ऑफ पावर पेमेंट हमेशा 0 होना चाहिए। एक ये नॉर्मली सिद्धांत है संतुलन की स्थिति के अंदर कि बैलेंस ऑफ पेमेंट कितना होना चाहिए। दो स्थिति बन सकती हैं, या तो बैलेंस ऑफ पेमेंट अधिशेष होगा, जैसे अपन ने 200 रुपये का बेचा था और यूएसए ने 100 रुपये में निर्यात किया, तो अपन 100 रुपये अधिशेष में थे। या क्या हो सकता है, जैसे अपन चीन के साथ है, चीन के साथ अपना घाटा रहता है, यानी चीन अपने को वस्तुएं ज़्यादा निर्यात करता है और अपन चीन को कम मात्रा में निर्यात करते हैं, तो चीन के साथ अपना घाटा है और यूएसए के साथ अपना अधिशेष है। जो घाटा को जब अपने घाटा होगा तो अपन उस घाटे में जो रुपए अपने को एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे ना, तो वो रुपए कहाँ से चुकाएंगे अपन, अपने विदेशी मुद्रा भंडार से। फिलहाल भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितना है, 700 बिलियन डॉलर के आसपास है। ये ऊपर नीचे होता रहता है, 691 से लेके 703 के आसपास रहता है ये। फिलहाल ये स्थिति है दिसंबर तक की। अब विदेशी मुद्रा भंडार में अपने कौन कौन सी संपत्तियां, ऐसा थोड़ी है कि अपन रुपए विदेशी मुद्रा भंडार में रुपए रख रखे हैं, नहीं। विदेशी मुद्रा भंडार में अपन वो मुद्राएं रख रखे हैं जिनमें से अपन दूसरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार कर सकें। तो आपको पता होगा डॉलर का सबसे ज़्यादा उपयोग होता है, तो विदेशी मुद्रा भंडार के अपन डॉलर वगैरह रख रखे हैं, यूरो रख रखे हैं, और एसडीआर जो आईएमएफ की जो मुद्रा है ना, कूपन वगैरह है, वो है एसडीआर, वो भी रख रखे हैं। और सोने के रूप में भी अपन स्वर्ण भंडार रख रखे हैं। तो ये अपनी विदेशी मुद्रा भंडार है। इसके अलावा आईएमएफ का जो अपन अतिरिक्त रिजर्व है 2.44% के आसपास, उसको भी विदेशी मुद्रा भंडार के तहत माना जाता है। अब अपना जो खाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट वाला खाता है, 2 प्रकार का हो सकता है, या तो चालू खाता या पूंजी खाता। अंतर क्या है, चालू खाते में अपन जो रोज़मर्रा के लेन देन करते हैं, समझने के लिए बता रहा हूँ, जैसे इसमें या तो दर्शनीय वस्तु हो सकती है या अदर्शनीय वस्तु। दर्शनीय वस्तु में जैसे निर्यात और आयात कर रहे हैं कि निर्यात में अपन कच्चे तेल का निर्यात
सॉरी कच्चे तेल का अपन आयात कर रहे हैं और उस तेल को अपन वापस से तैयार करके उसका निर्यात कर रहे हैं। तो आयात निर्यात करते हैं ना, वो आता है दृश्य वस्तुओं में। अदृश्य वस्तुओं में यानी वो वस्तुएं जो दिखाई नहीं देती ना, जैसे सेवाएं वगैरह, या फिर आय कोई, अब जैसे अपनी कोई कंपनी वगैरह है, भारतीय कोई कंपनी है विदेशों में है, तो उनको जो आय प्राप्त होगी, लाभ वगैरह प्राप्त होगा, वो हो गया। या फिर जो विदेश की कंपनी भारत से लाभ वगैरह प्राप्त करते हैं तो वो आय के अंदर आता है। हस्तांतरण, हस्तांतरण में दो आते हैं, एक तो रेमिटेंस आता है, दूसरा अनुदान। रेमिटेंस क्या है कि जो अपने भारतीय दूसरे देशों के अंदर जाके जो इनकम कमा रहे हैं, आय कमा रहे हैं, फिर वो अपने घर वालों को भेज देते हैं ना, उसको बोलते हैं रेमिटेंस। सबसे ज़्यादा रेमिटेंस भारत को ही आता है। अनुदान क्या होता है कि कोई दूसरे, आपने सुना होगा ना कि यूएसए ने अब पाकिस्तान को अनुदान देना बंद कर दिया, या भारत ने मालदीव के साथ झगड़ा होने के पश्चात भी अपने मालदीव को अनुदान दिया था। तो ये होता है अनुदान, यानी बिना वापस रुपए के एक तरह से समझौता होता है कि हाँ तुम हमसे 1000 रुपये ले लो, हमें वापस नहीं चाहिए, ना इस पर कोई ऋण वगैरह ब्याज के रूप में होगा। ये एक तरह से दान की तरह है, अनुदान। पूंजी खाते में क्या होता है, पूंजी खाते में अपन उनको शामिल करते हैं जिनसे कोई परिसंपत्ति का निर्माण हो रहा है या ऋण के रूप में हो रहा है वो, यानी भविष्य की देनदारी। तो इसमें विदेशी निवेश होता है। विदेशी निवेश में एफडीआई और एफपीआई दो प्रकार होते हैं, अपन उसको आगे देखेंगे एफडीआई और एफपीआई क्या है। ऋण आता है, ऋण में बाह्य वाणिज्यिक उधारी वगैरह जो सरकार लेती है और व्यापारिक ऋण शामिल होता है। बैंकिंग पूंजी भी, पूंजी खाते में बैंकिंग पूंजी भी शामिल होती है, जिसमें जो एनआरआई होते हैं ना, वो जो भारत के अंदर अकाउंट खोल के रखते हैं, एफसीएनआर या एनआरआई खाते, तो वो भी पूंजी खाते के अंदर शामिल होता है। अच्छा, पूंजी खाते के अंदर क्यों शामिल होता है, क्योंकि वापस वो एनआरआई अपने रुपये निकाल लेगा ना, तो इसलिए वो भविष्य की देनदारी के रूप में है ना, तो इसलिए पूंजी खाते में होता है। दोनों का अंदर ध्यान रखना, यूपीएससी पर्सन पूछ सकती है। अब बात करते हैं एफडीआई और एफपीआई, दोनों क्या है, ये हैं विदेशी जो निवेश करते हैं ना, उनकी बात कर रहे हैं। तो एफडीआई का मतलब हो रहा है कि, अच्छा तुम्हें एक नॉर्मली ध्यान रखना, इसको अदरवाइज मत लेना, बस याद करने के लिए बता रहा हूँ। एफडीआई शादी की तरह है, जिसमें वाइफ आती है, जैसे लड़का हो गया तो वाइफ वगैरह हो गई या हस्बैंड वगैरह हो गया, तो ये शादी की तरह यानी हमेशा के लिए, सुख दुख का साथी है। और जो एफपीआई है वो गर्लफ्रेंड की तरह है, यानी जब तक पैसा है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की तरह है, जब तक पैसा वगैरह है तब तक वो साथ है, यानी सुख सुख का साथी है। अब दोनों में सेम वही अंतर आएगा कि शादी में और जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड शॉर्ट टर्म रिलेशन होता है ना, डेटिंग वगैरह, दोनों का जो अंतर होता है वही एफडीआई और एफपीआई का अंतर है। एफडीआई में क्या होता है, भौतिक परिसंपत्तियों का निर्माण करते हैं। तो जब भी अपन कोई दूसरा देश का कोई व्यापारी वगैरह भारत के अंदर कोई भौतिक परिसंपत्ति का निर्माण करेगा, तो वो भारत में यदि उसको नुकसान हो रहा है तब भी रहना ही पड़ रहा है, या फ़ायदा होगा तब भी वो रहेगा, है ना। ऐसा तो है नहीं कि जैसे ही उसको लगा कि भारतीय अर्थव्यवस्था थोड़ी डूबने लग गई तो अपना रुपये निकाल के भाग जाएगा, नहीं कर पाता ना। तो ये होता है भौतिक परिसंपत्तियाँ, तो इसलिए इसमें जोखिम भी अधिक होता है। जोखिम अधिक क्यों होता है, क्योंकि यदि अर्थव्यवस्था में उतार चढ़ाव की स्थिति आ गई तो वो तुरंत अपना रुपये नहीं निकाल पाता, तो उसको घाटा भी होगा और फ़ायदा भी होगा, तो जोखिम अधिक होता है, ध्यान रखना एफडीआई के तहत। अच्छा, भौतिक परिसंपत्तियों का निर्माण किया, कोई विदेशी अपनी आके कंपनी का निर्माण कर लिया, तो उसकी अधिकार बनता है ना कि वो प्रबंधन और संचालन भी कर सकते हैं, उसको मैनेजमेंट संभाल सकता है, क्योंकि उसने आके यहाँ पर सीधी अपनी कंपनी खोल रखी है। कंपनी में यदि और हाँ ध्यान रखना, कोई कंपनी है पहले से भारतीय कोई कंपनी है, उसमें वो 10% से अधिक शेयर खरीद लेते हैं उस कंपनी के, तो भी वो एफडीआई के तहत ही माना जाएगा। तो कोई भी एफडीआई के तहत क्या क्या चीज़ आती है, पैसा आता है, तकनीक आती है, रोजगार, यानी कोई भौतिक परिसंपत्ति कोई अपनी कंपनी खोलेगा तो पैसा भी लेके आएगा, तकनीक भी लेके आएगा और रोजगार भी उत्पन्न करेगा। तो ये है एफडीआई। फायदे देखना एफडीआई के। एफपीआई क्या है, ये केवल वित्तीय परिसंपत्तियों में निवेश करते हैं। जैसे कोई कंपनी है, जैसे कोई विदेशी व्यक्ति है, वो टाटा की कंपनी में निवेश करना चाहता है, तो 1-2% शेयर खरीद लिया। मैक्सिमम वो कितने शेयर खरीद सकता है, 10 से कम, यानी जैसे ही वो 10 से अधिक शेयर खरीद लेगा टाटा के, तो वो एफडीआई के तहत माना जाएगा। तो 10% से कम हिस्सेदारी और केवल वित्तीय परिसंपत्तियों में निवेश करता है, यानी केवल शेयर मार्केट वगैरह में निवेश करता है। और यदि एफपीआई 10% से अधिक हो जाए तो वो एफडीआई माना जाता है। जोखिम कम होगा ना, क्योंकि वो वित्तीय परिसंपत्तियों में निवेश कर रहा है, उसको जैसे लगा कि स्टॉक मार्केट डाउन होने वाला है, वो तुरंत अपना रुपये वापस से खींच लेगा, तो इसमें जोखिम कम होता है। अत्यधिक अस्थिर रहता है। अत्यधिक अस्थिर क्यों रहता है, क्योंकि कभी भी वो रुपये डाल सकते हैं, कभी भी वो रुपये निकाल सकते हैं। लेकिन जो भौतिक परिसंपत्ति में जब निवेश कर रहा है तो ऐसा थोड़ी है कि तुरंत अपनी बिल्डिंग बना लिया, तुरंत उसको
नष्ट करके चला गया, ऐसा नहीं होता ना। ये अत्यधिक अस्थिर होता है, ये स्थिर होता है। अब दोबारा देख लो एक बार क्योंकि अंतर। एफडीआई है शादी की तरह, एफपीआई डेटिंग की तरह है, यानी इसमें सुख दुख का साथी है, इसमें केवल सुख के टाइम में ही रहता है। एफडीआई में भौतिक परिसंपत्तियों में निवेश करते हैं और इसका प्रबंधन और संचालन का अधिकार होता है। इसमें जोखिम उच्च होता है क्योंकि यदि अर्थव्यवस्था में उतार चढ़ाव आ रहा है तो उसको उसका भी सामना करना पड़ेगा। घाटे के टाइम में घाटा होगा और लाभ के टाइम में लाभ होगा। कंपनी में यदि 10% से अधिक हिस्सेदारी कोई व्यक्ति खरीद लेता है तो वो भी एफडीआई के तहत माना जाता है। एफडीआई के तहत भारत में क्या क्या आएगा? पैसा आएगी, तकनीक आएगी, रोजगार आएगी। लेकिन एफपीआई केवल वित्तीय परिसंपत्तियों में निवेश करते हैं, तो इससे जोखिम कम होता है। जोखिम कम कैसे रहता है? यदि अर्थव्यवस्था में यदि थोड़ा भी उतार आने लगा तो लोग स्टॉक मार्केट को देखेंगे कि स्टॉक मार्केट डाउन हो रहा है तो वो तुरंत अपना रुपये निकाल के भाग जाएंगे। पॉजिटिव हुआ स्टॉक मार्केट, मतलब उसमें ग्रोथ होने लगी तो वो अपना रुपये भारत में डालने लग जाएंगे। तो इसमें अत्यधिक अस्थिरता है और जोखिम कम है। केवल लोग पैसा लेके आते हैं, कोई तकनीक वगैरह नहीं लेके आते। तो दोनों का अंतर समझ में आ गया ना। यदि कोई कंपनी पहले एफपीआई के रूप में केवल 9% शेयर खरीद रखी थी तो एफपीआई हो गया। अब मान लो उसने 10% शेयर खरीद लिया या 11% खरीद लिया, तो जैसे 10 से ऊपर गया तो वो एफडीआई के अंदर माना जाएगा। अच्छा, कुछ क्षेत्रों में एफडीआई प्रतिबंधित है। कौन कौन से क्षेत्र हैं वो अभी आगे देखेंगे। एफडीआई के तहत जो निषेध क्षेत्र कौन से हैं, ध्यान रखना, ये अपडेटेड है एफडीआई नीति 2025-26 के अनुसार। निषेध क्षेत्र कौन से हैं कि परमाणु ऊर्जा वाला, रेलवे का संचालन, लॉटरी, जुआ, चिटफंड, तंबाकू, सिगरेट का निर्माण और रियल एस्टेट में कारोबार वगैरह, ये एफडीआई के तहत प्रतिबंधित क्षेत्र है। यानी इसका क्या मतलब हुआ कि कोई भी विदेशी डायरेक्ट आके सीधा परिसंपत्तियों में निवेश नहीं कर सकता, या कोई भी कंपनी में जो भारतीय कंपनी है उसमें 10% से अधिक शेयर नहीं खरीद सकता। अच्छा, क्यों? ध्यान रखना, रेलवे संचालन की बात चल रही है, ना कि केवल रेलवे की। रेलवे संचालन के में क्या मतलब हुआ कि रेल को चलाने के लिए नहीं कर सकता, लेकिन रेल की जो परिसंपत्तियाँ हैं जैसे पटरी वगैरह का निर्माण वगैरह में वो कर सकता है एफडीआई। लॉटरी में क्यों नहीं कर सकता? यार लॉटरी और जुआ, चिटफंड में एक तरह से जुआ वगैरह है ना, गेमलिंग है। तो मान लो कोई दूसरे देश को, अपने को अपना दुश्मन देश है उसको बर्बाद करना है तो अपन क्या करेंगे? चीन क्या करेगा भारत में? वो लॉटरी और जुआ वाली कोई कंपनियाँ खोल देगा कि ताकि भारत के युवा बर्बाद हो जाएं, तो इससे तो नुकसान होगा ना। तो इसलिए लॉटरी और जुआ में विदेशी निवेश बिल्कुल प्रतिबंधित है। तंबाकू और सिगरेट जो भी हानिकारक चीज़ें हैं उनमें तो विदेशियों को प्रतिबंधित करके रखेंगे ना। अच्छा, कौन से क्षेत्र में कितने प्रतिशत एफडीआई आ सकता है वो देखो। बीमा जो कंपनियां होती हैं उनमें 100% एफडीआई है, यानी कोई भी विदेशी कंपनी कोई भारत में बीमा कंपनी ओपन करना चाहती है तो पूरे 100% इक्विटी के साथ वो ओपन कर सकती है। अंतरिक्ष क्षेत्र के अंदर भी, पहले अंतरिक्ष क्षेत्र में नहीं था, याद रखना, हो सकता है आप कन्फ्यूजन हो जाओ। पहले अंतरिक्ष क्षेत्र में 100% एफडीआई नहीं थी, लेकिन अब अंतरिक्ष क्षेत्र में एफडीआई 100% है। रक्षा क्षेत्र में केवल 74%। आपको पता होगा ना ये 51% का मामला और 74% का मामला क्या होता है, वो मैंने पहले वाली क्लास में समझा दिया था। सिंगल ब्रांड रिटेल जैसे एप्पल का स्टोर होता है ना, उसमें 100% हिस्सेदारी है, लेकिन मल्टी ब्रांड रिटेल में केवल 51% ही हिस्सेदारी है। 51% से ज़्यादा यदि वो निवेश करना चाहेगा तो उसको सरकार से अनुमति लेना पड़ेगा। यानी सरकार के जो दो मार्ग होते हैं ना, तो स्वचालित मार्ग होता है एफडीआई के लिए और दूसरा सरकारी मार्ग होता है। तो जब भी 51% से अधिक बढ़ोतरी करना चाहेगा तो उसको सरकारी मार्ग के द्वारा ही निवेश करना पड़ेगा। एक बात और ध्यान रखना, जो भारत के जो पड़ोसी देश हैं जैसे चीन हो गया, बांग्लादेश हो गया, नेपाल हो गया, पाकिस्तान वगैरह, श्रीलंका वगैरह, ये केवल सरकारी मार्ग से ही भारत में निवेश कर सकते हैं। अब बात करते हैं एफडीआई के स्रोत। सर्वाधिक एफडीआई अपने को कहाँ से प्राप्त हो रही है? सिंगापुर से, मॉरिशस से, फिर अमेरिका से। ये टॉप 3 देश हैं। पहले मॉरिशस फर्स्ट नंबर पे था और सिंगापुर सेकंड नंबर पे था, लेकिन अब सिंगापुर फर्स्ट नंबर पे है और मॉरिशस सेकंड नंबर पे है। थर्ड पर अमेरिका है। सबसे ज़्यादा एफडीआई कहाँ पर कौन से राज्य को प्राप्त होता है? महाराष्ट्र को। महाराष्ट्र को मुंबई के कारण प्राप्त होती है। कर्नाटक को, कर्नाटक में जो अपना टेक हब है ना बेंगलुरु, उसके कारण सबसे ज़्यादा एफडीआई प्राप्त होती है दूसरे नंबर पर। और तीसरे पर गुजरात या दिल्ली ऊपर नीचे आते रहते हैं। तो ध्यान रखना, गुजरात और दिल्ली दोनों में से या तो तीसरे पर ये होगा कभी या कभी ये होगा। कौन से क्षेत्र में सर्वाधिक एफडीआई आती है? बैंकिंग फाइनेंस क्षेत्र में सर्वाधिक आती है, फिर उसके बाद सॉफ्टवेयर में और फिर हार्डवेयर वगैरह से संबंधित जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पर विदेशी कंपनियों का डायरेक्ट निवेश होता है। अब बात करें रेमिटेंस। रेमिटेंस क्या है कि कोई भारतीय विदेश में गया, विदेश में जाके
आय अर्जित कर रहा है, रुपये वगैरह कमा रहा है और फिर वो अपने भारत में अपने घर वालों को भेज रहा है, तो वो है रेमिटेंस। भारत में सर्वाधिक है 129 से 131 बिलियन हर साल, इतना रुपए अपने विदेशी भाई भेजते हैं। और इसकी तुलना करें चीन वगैरह से, चीन की समथिंग साइड 69 बिलियन ही है, मतलब भारत की तुलना में काफ़ी पिछड़ा हुआ है। और यही वजह है कि अपना जो व्यापार घाटा है ना वो इतना नहीं होता, क्योंकि रेमिटेंस भी तो शामिल होता है ना बैलेंस ऑफ पेमेंट में। कहाँ से सबसे ज़्यादा रेमिटेंस कहाँ से आता है? यूएसए से। पहले आता था यूएई से। यूएई से पहले क्यों आता था? क्योंकि पहले अपनी वाइट कॉलर जो ब्लू कॉलर लेबर होती है ना, क्योंकि जो खाड़ी देशों में केवल लेबर के रूप में भारतीय जाते थे काम करने, इसलिए यूएई से आता था। लेकिन अब यूएसए से आता है। क्यों? क्योंकि जो अपने H1 वीज़ा के तहत उच्च हाई पोस्ट होते हैं ना, वहाँ पर जाते हैं अपने भारतीय, तो उनको आय अधिक मिलती है, सैलरी अधिक मिलती है। इस कारण अब सर्वाधिक रेमिटेंस अपना यूएसए से आता है, फिर यूएई से, फिर यूके से। कौन से राज्य हैं जहाँ पर सर्वाधिक रेमिटेंस प्राप्त होता है? महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक। लगभग 20% के आसपास इस महाराष्ट्र को प्राप्त होता है, 19 के आसपास केरल को प्राप्त होता है, और इसके 10% आसपास रेमिटेंस तमिलनाडु प्राप्त होता है। यानी टॉप 3 जो ये राज्य है ना, उन्हीं को 50% रेमिटेंस प्राप्त हो जाता है। और इन दोनों को जब मिला देते हैं तो ये 65% के आसपास हो जाता है। तो आप देख सकते हो ना कि पूरे जो दक्षिण के जो अपने राज्य हैं ना, वहाँ पर रेमिटेंस अधिक आता है। यानी दक्षिण के राज्यों से विदेशों में नौकरी करने ज़्यादातर लोग जाते हैं। इससे ये बात समझ में आ रही है ना, क्योंकि रेमिटेंस कितना प्राप्त हो रहा है वहाँ पर? 65 के आसपास परसेंटेज है। और बाकी के जितने जो राज्य हैं ना, उन राज्यों को मिला के केवल 45% के आसपास ही रेमिटेंस भेजते हैं। अब बात करते हैं व्यापारिक भागीदारी कौन कौन से देश के साथ अपना कैसा है। टॉप 10 जो देश है ना भारत के साथ जिनका व्यापार है, यानी आयात निर्यात को लेकर व्यापार है, उनमें से 9 के साथ अपना व्यापारिक घाटा है। देख रहे हो कितनी शर्म की बात है, केवल एक देश अमेरिका के साथ अपना व्यापारिक घाटा नहीं है, अपन फायदे में है। कौन है टॉप देश पर? यूएसए, चीन। ये ऊपर नीचे बदलते रहते हैं ना, पहले शायद आई थिंक लास्ट ईयर चीन था। तो यूएसए, चीन, फिर यूएई, फिर रूस, फिर सऊदी अरब। पहले सऊदी अरब था, लेकिन रूस ये अपन जो यूक्रेन युद्ध के कारण अपने को सस्ता क्रूड ऑयल मिल रहा है ना, तो रूस टॉप 4 पे आ गया। तो इनका क्रम ध्यान रखना, यूएसए, चीन, यूएई, रूस, सऊदी अरब। आयात कौन से देश से सर्वाधिक करते हैं? जो यूरोपियन यूनियन है ना, वहाँ से अपन सर्वाधिक आयात करते हैं। और आयात में कौन सी वस्तुओं का सर्वाधिक रूप से आयात करते हैं? कच्चा तेल, सोना और कोयला। निर्यात कौन से देशों को सर्वाधिक करते हैं अपन? यूएसए, फिर यूएई, नीदरलैंड, यूके, चीन। अपन आपको पता होगा ना, यूएई को अपन जो कीमती पत्थर वगैरह ये भेजते हैं। वस्तुओं के रूप में कौन सा चीज़ें अपने सर्वाधिक निर्यात करते हैं? खनिज ईंधन तेल, विद्युत मशीनरी, कीमती पत्थर। एक क्रम ध्यान रखना इनका कि अपन सर्वाधिक किन चीज़ों का निर्यात करते हैं और सर्वाधिक किन चीज़ों का आयात करते हैं। आयात में कच्चा तेल, सोना और कोयला, और जो वस्तुओं का अपन निर्यात करते हैं वो है खनिज ईंधन तेल, विद्युत मशीनरी और कीमती पत्थर वगैरह। राज्य कौन से ज़्यादा राज्य अधिक निर्यात करते हैं? फर्स्ट नंबर पे है गुजरात, फिर महाराष्ट्र, तमिलनाडु, फिर कर्नाटक। अब बात करते हैं ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन। देखो ये हो गया अपना व्यापार के किस प्रकार करना चाहिए, किस देश के साथ कैसा है, एफडीआई कहाँ से आ सकती है, एफडीआई कहाँ से नहीं आ सकती, ये तो अपना हो गया। अब बात करते हैं इनके लिए कोई संस्था भी तो होगी ना, कि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार को विनिमय वगैरह करे, किसी को लोन वगैरह देने का काम करे। यदि किसी के पास रुपये खत्म हो गए तो वो भुगतान किस प्रकार करेगा, उसके लिए उसको कुछ लोन वगैरह दे, है ना। तो इसके लिए 3 संस्थाएँ हैं। कौन कौन सी? IMF और विश्व बैंक, और तीसरी है WTO। ये तीनों एक तरह से ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के तहत ही आई थी। अच्छा, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन क्यों किया गया था? अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली में कुछ नए नियम लाने के लिए। मैंने आपको जब अपन नेशनल इनकम की बात करी थी ना, शायद तीसरी या चौथी क्लास है, उसमें ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के बारे में थोड़ा विस्तार से बताया था। इसके तहत IMF आया, IBRD आया जिसका नया नाम वर्ल्ड बैंक है, और WTO की स्थापना भी एक तरह से इसी के परिणाम स्वरूप देखी जाती है। अब बात करते हैं IMF यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ये क्या काम करता है? ये जो भुगतान संतुलन होता है ना, कि एक देश, जैसे अपन ने अभी मैंने बताया था कि भारत हो गया, और दूसरा हो गया मान लो अब की बार देखते हैं अपन चीन। भारत चीन को कुछ वस्तुओं का निर्यात कर रहा है, यानी 50 रुपये का निर्यात कर रहा है, और चीन से अपन आयात कर रहे हैं 200 रुपये का।
अपने पास 150 का घाटा हो रहा है और अपना विदेशी बैंक जो विदेशी मुद्रा है वो भी बिल्कुल समाप्त हो चुकी है, यानी अपने को भी 150 रुपये कहीं से चाहिए तभी अपने आयात निर्यात का काम पूरा कर पाएंगे। तो अपने को जो लोन चाहिएगा वो लेते हैं IMF से। तो आपने सुना होगा ना, IMF ने पाकिस्तान को लोन वगैरह दिया, तो इसी के तहत मिलता है ताकि अपना जो आयात निर्यात का कोटा है वो पूरा कर पाए। IMF कहाँ पर है? वॉशिंगटन DC में। कुल कितने देश हैं? 191 देश इसमें शामिल है। ध्यान रखना, UPSC में हर साल एक प्रश्न आता है रिपोर्ट को लेकर कि कौन कौन सा बैंक या कौन सी संस्था कौन सी रिपोर्ट जारी करता है। तो IMF कौन कौन सी रिपोर्ट जारी करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक और दूसरा वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट। अब इसको रटना नहीं है, देखो समझो ना, स्थिरता की बात कर रहे हैं, भुगतान सही प्रकार से हो रहा है नहीं हो रहा है ना, स्थिरता ही तो है ना। तो वैश्विक स्थिरता, कौन सा देश में किस प्रकार की स्थिरता बनी हुई है, तो रिपोर्ट कौन जारी करता है? IMF। UPSC PYQ का पर्सन है ये। और दूसरी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक है। और जो भुगतान संतुलन की समस्या रहती है ना, उसको समाप्त करने के लिए इसकी एक संस्था है, एक्सीडेंट फंड फैसिलिटी। अब बात करते हैं SDR। आपने SDR का काफ़ी नाम सुना होगा। तो ये SDR रिजर्व, इसकी IMF की एक परिसंपत्ति है, आरक्षित परिसंपत्ति है इंटरनेशनल। इसमें क्या होता है कि जो 5 देश है ना जिनकी टॉप अर्थव्यवस्था है, उनकी मुद्राओं को इसमें शामिल किया गया है। तो बाकी के जो देश होते हैं, जो इसके सदस्य देश होते हैं, उनको एक निर्धारित अपनी अर्थव्यवस्था के हिसाब से उनको प्रतिशतता मिलती है कि तुम्हें इतने प्रतिशत के रूप में SDR का खरीद सकते हो या कोटा ले सकते हो। उससे क्या होगा कि यदि अपना विदेशी मुद्रा भंडार समाप्त हो जाएगा ना, तो अपन जो SDR है, जितना अपना कोटा है, उस कोटे के आधार पर अपन ये जो कोई सी मुद्रा है उन मुद्राओं को खरीद सकते हैं इस कोटा के बदले में। तो ये है SDR और SDR का कोटा। कौन कौन सी मुद्राएं शामिल है? अमेरिकी डॉलर, यूरो, चीन युआन, जापानी येन, ब्रिटिश पाउंड। ये 5 मुद्राएं हैं, ये इसमें शामिल हैं। सर्वाधिक वेटेज किसका है? अमेरिकी डॉलर का। कोटा, इसका कोटा क्या होता है कि कौन से देश को कितना प्रतिशत अधिकार मिला हुआ है। ध्यान रखना, जितना SDR में निवेश होता है ना, उसी आधार पर IMF के जो वोटिंग होती है उसमें उसका हिस्सेदारी होती है। तो सर्वाधिक SDR किसका है? USA का है। भारत का कितना है? 2.75%। ध्यान रखना। अब बात करते हैं विश्व बैंक। विश्व बैंक में 189 सदस्य देश हैं। इसका काम क्या है? मुख्यतः क्यों बनाया गया था? ताकि जो विकासशील देश हैं उनको वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान कर सके, यानी लोन वगैरह देने का काम करता है। कौन कौन सी रिपोर्ट जारी करता है? ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट, पॉवर्टी एंड शेयर्ड प्रोस्पेरिटी रिपोर्ट। मुख्य काम क्या है? ऋण देना। तो ऋण के लिए इसके पास भी कोई संस्था या बैंक वगैरह होंगे ना, तो वो कौन कौन से हैं? पहला, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण विकास बैंक। नाम याद आ रहा है तुम्हें? पुनर्निर्माण विकास। आपको पता होगा द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था तो यूरोप बिल्कुल तबाह हो चुका था। तो यूरोप के देशों को लोन चाहिए था ताकि वो अपनी पुनः विकास कर सकें, पुनर्निर्माण कर सकें, है ना। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण विकास बैंक, तो इसलिए इसका गठन किया गया था। ये क्या काम करता है? जो मध्यम आय वाले जो देश होते हैं ना, जिनकी आय ना तो ज़्यादा अमीर है ना गरीब है, तो उन देशों को ये ऋण देता है, उधार देता है। इसका एक और संस्था है वर्ल्ड बैंक की, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। क्या नाम है? डेवलपमेंट, यानी ये विकास का काम कर रहा है ना, डेवलपमेंट कर रहा है। तो कौन से देशों में डेवलपमेंट कर रहा है? ये जो गरीब देश हैं, जो ऋण अच्छे से चुका नहीं पा सकते या हाई जो ऋण की जो उच्च कीमतें हैं वो नहीं दे पा सकते, तो उनको क्या करता है ये बैंक? गरीब देशों को रियायत ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करता है या फिर अनुदान देता है। या तो बोल देगा कि तुम ठीक है 1% मुझे ब्याज दे देना, या बिना ब्याज के तुम ले लो कि 10 साल बाद से मुझे मेरे जितने रुपए 100 रुपये लिए हैं तुमने, तो 100 रुपये 10 साल बाद वो लौटा देना, कोई भी ब्याज मत देना। या कई बार क्या करता है, ये अनुदान दे देता है कि लो तुम 10 रुपये लो और तुम अपना विकास कर लो। ध्यान रखना, ब्याज मुक्त ऋण या अनुदान कौन देता है? इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। किसकी संस्था है? विश्व बैंक की। दूसरी संस्था हो गई जो गरीबों को देशों को देती है, पहली संस्था हो गई जो मध्यम आय वाले देशों को उधार देती है, ये ब्याज पर देती है ना। अब तीसरी, अपन गरीब देशों को हो गया, अमीर देशों को हो गया। अब अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम लिमिटेड, कुछ ऐसे निजी क्षेत्र भी तो होंगे ना
जिनको भी लोन वगैरह चाहिए तो उनको देता है अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम। ये निजी क्षेत्रों पर मुख्यतः केंद्रित होता है। अब बात करते हैं कि जो गरीब देश वगैरह हैं या कोई भी जो ऋण वापस नहीं लौटा पा रहे, तो उनको कोई विकासशील देश वहाँ पर निवेश नहीं करना चाहता, है ना। कोई भी अमेरिका हो गया, अमेरिका कोई भी व्यक्ति हो गया या कोई संस्था हो गई, वो कोई गरीब देश हो गया अफ्रीका का, वहाँ पर निवेश नहीं करना चाहती। उनको डर रहता है कि यहाँ से वापस रुपये आएंगे कि नहीं आएंगे। तो जो वर्ल्ड बैंक है उसकी एक संस्था है बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी, ये उस निवेश के बदले में गारंटी देती है कि यदि ये देश अपने रुपए नहीं लौटा पाया तो मैं इसके रुपए मैं लौटा दूंगी। जिस प्रकार भारत के अंदर भी तो है ना। अब आपको पता होगा, मैंने जब आरबीआई की संस्थाएं वगैरह पढ़ाई थी तो मैंने बताया था कि जो प्राथमिक क्षेत्र होते हैं या कुछ क्षेत्र निर्धारित किए गए हैं कि इनमें यदि ये व्यक्ति लोन नहीं लौटाएगा तो इसके बदले में मैं लोन दे दूंगी। तो वो कौन कौन सी संस्थाएं हैं आप बताना कमेंट करके। 5 संस्था। अब जो तीनों चारों संस्था हो गई, इनमें कोई विवाद भी तो हो सकता है। ऐसा थोड़ी है कि जो लोन दे रहे हैं ले रहे हैं उसमें कोई भी विवाद उत्पन्न नहीं हो सकता। तो विवाद उत्पन्न होगा तो उसके लिए है निवेश विवादों को निपटाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र, ICSID। तो यानी 5 संस्थाएं हो गई वर्ल्ड बैंक की। पहली हो गई अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक, ये क्या करता है, मध्यम आय ऋण वाले देशों को उधार देता है। दूसरा इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, ये गरीब देशों को ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करता है या अनुदान देता है। तीसरा कौन सा है, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, ये निजी क्षेत्र पर केंद्रित है। चौथा बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी, जो विकासशील देशों में विदेशी निवेश को प्रोत्साहन करती है कि बदले में उस निवेश के बदले में गारंटी प्रदान करती है। और इन सब के विवादों को सुलझाने के लिए, निवेश विवादों को निपटाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र, ICSID। अब बचा अपना WTO का 1994 तो एक आपको पता होगा मार्केस समझौता हुआ था 1994 में। तो वही आधार है इस WTO का। 1994 में हुआ मार्केस समझौता और WTO का निर्माण हुआ 1995 में। पहले इसका क्या नाम था, मतलब ऐसा थोड़ी था कि पहले कोई वर्ल्ड बैंक विश्व स्तर पर व्यापार करने के लिए कोई संस्था नहीं थी, ऐसा थोड़ी था। संस्था तो पहले भी थी, उसका नाम क्या था, GATT। क्या नाम है इसका, प्रशुल्क और व्यापार पर सामान्य समझौता। अब इसी का आगे जाके क्या नाम बन गया, WTO। किसके तहत है, मार्केस समझौते के तहत। ट्रिप्स समझौता, अब इसके कुछ 1-2 इम्पोर्टेंट है वो देख लेते हैं। ट्रिप्स समझौता और दोहा घोषणा पत्र देख लेते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ट्रिप्स समझौते के तहत क्या हुआ कि बौद्धिक संपदा के अधिकार के व्यापार संबंधी जो पहलू हैं ना उन पर समझौता किया गया। यानी जो कॉपीराइट्स होते हैं, ट्रेडमार्क होता है या भौगोलिक संकेतक होते हैं, पेटेंट वगैरह, औद्योगिक डिजाइन वगैरह, एकीकृत सर्किट के लिए लेआउट डिजाइन वगैरह। तो आपको पता होगा कि कोई देश जैसे अपनी हल्दी वगैरह का पेटेंट कोई दूसरा देश वगैरह करवा लिया था, तो जो पेटेंट से संबंधित जो विवाद वगैरह ना हो सके इसके लिए ट्रिप्स समझौता किया गया था। दोहा घोषणा पत्र क्या है, WTO के सदस्यों को लोक स्वास्थ्य की रक्षा के लिए उपाय करने को लेकर एक घोषणा पत्र है। जो कौन सा है, वो दोहा घोषणा पत्र। अब एक बात जो ध्यान रखनी है वो क्या है, मैंने आपको बताया था WTO के तहत सब्सिडी वाला मैटर अपने कृषि वाले टॉपिक में कंप्लीट कर लिया था कि अपने को जो विकासशील देश है उनको पीस क्लोज मिला हुआ है, यानी वो 10% के समथिंग सब्सिडी दे सकते हैं। अच्छा, कौन से बॉक्स के तहत दे सकते हैं, अब मैंने बताया था ना 3 बॉक्स होते हैं, ग्रीन बॉक्स, एम्बर बॉक्स और एक ब्लू बॉक्स है। ब्लू बॉक्स में क्या होता है कि जो उत्पाद होता है उसको कम करने के लिए सब्सिडी दी जाती है। ग्रीन बॉक्स होता है जिसमें उत्पादन के लिए नहीं दी जाती, उसमें दी जाती है कि उत्पादन को यदि नुकसान हो जाता है, जैसे बाढ़ वगैरह, सूखा वगैरह हो गया, या रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए जो सब्सिडी दी जाती है। मुख्यतः जो प्रॉब्लम वाले क्षेत्र है वो है एम्बर बॉक्स। इसमें क्या किया जाता है कि उत्पादन को सीधा प्रभावित करता है, जैसे कि MSP दी जा रही है या फिर विद्युत पे सब्सिडी दी जाती है या खाद पे सब्सिडी दी जा रही है। इसके कारण क्या हो रहा है कि किसान का उत्पादन का मूल्य है वो कम हो रहा है, इससे किसान अपनी फसल का मूल्य कम रखता है। तो जो देश सब्सिडी नहीं दे रहा उसका मूल्य ज़्यादा होता है। जैसे अमेरिका का हो गया 10 रुपये और अपना गेहूँ हो गया 7 रुपये, तो लोग कौन सा गेहूँ खरीदेंगे, 7 रुपये वाला गेहूँ खरीदेंगे। तो इसके कारण एम्बर बॉक्स में को लेके भारत और WTO के मध्य विवाद बना रहता है। और इसीलिए कि जो विकसित देश होते हैं उन्होंने ये छूट दी है विकासशील देशों के कि देखो विकासशील देश WTO को बोले कि यार ये विकसित देश हैं, वो तो पहले से अपना रिसर्च करके अपनी फसल का उत्पादन काफ़ी मात्रा में करते हैं। हम तो अभी गरीब देश थे, हमारे पास रिसर्च वगैरह नहीं कर रखे, हमारा उत्पादन काफ़ी धीरे है।
तो इनको छूट दिया गया है कि यदि आपका उत्पादन 100 रुपये का है तो आप 10 रुपये तक की सब्सिडी दे सकते हो, यानी कुल उत्पादन का 3% दे सकते हो। तो ये हो गया अपना विदेशी क्षेत्र। देखो काफ़ी छोटा टॉपिक है ना। इस यहाँ से 46 के समथिंग % पूछे गए हैं अपने पिछले 10 सालों के अंदर, यानी हर साल 4 से 5%, जिसमें से 1% आता है रिपोर्ट को लेकर। दूसरा आ गया बैलेंस ऑफ पेमेंट वगैरह या चालू खाता FDI वगैरह को लेकर आ जाता है। तीसरा कोई हाईलाइट करंट में जो मुद्दा रहता है उसको लेके आ जाता है। चौथा कोई अंतर वगैरह को पूछ लेता है, जैसे कि चालू खाता पूंजी खाता हो गया, या फिर किस देश के साथ अपना कैसा संबंध वगैरह है ना, वहाँ से पर्सन पूछ लेता है। लगभग ये 4 या 5% UPSC में हर साल आते हैं। ठीक है, बाय बाय। और इसको अपन ध्यान रखना, PT 365 आएगी ना तो उससे और अपडेट करेंगे, पूरा PT 365 अपन कंप्लीट करेंगे क्यू रीजन की तरह।